अभी वी विल कंटिन्यू द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक पॉइजन। उसमें अब हम लोग देख रहे हैं मर्करी पॉइजनिंग। तो मर्करी पॉइजनिंग को हम लोग क्या मतलब इसमें हम लोग एक और टर्म यूज़ करें, इसका क्विक सिल्वर या फिर लिक्विड मेटल। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर या फिर लिक्विड मेटल। और इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ द हाइड्राजेरम। ठीक है, केमिकल नेम क्या है? हाइड्राजेरम है। और क्विक इसको और क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर बोलते हैं और लिक्विड मेटल बोलते हैं। ये यूज़ बेसिकली कहाँ पे होता है? दैट इज़ यूज इन फोटोग्राफी में यूज़ होता है, फिंगरप्रिंट पाउडर में यूज़ होता है, थर्मोमीटर में यूज़ होता है, बैरोमीटर में यूज़ होता है, थर्मर्सल में यूज़ होता है, डेंटल अमेलगम में यूज़ होता है, सी फूड में यूज़ होता है, हार्ट मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है और ग्लास ब्लोइंग में यूज़ होता है। तो मर्करी पॉइजनिंग क्या है? क्विक सिल्वर है या फिर लिक्विड मेटल है। केमिकल नेम क्या है? हाइड्राजेरम है। यूज़ कहाँ पे करते हैं? फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, फिंगरप्रिंट पाउडर में यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, बैरोमीटर में यूज़ करते हैं, थायोमर्सल में यूज़ करते हैं, डेंटल अमेलगम में यूज़ करते हैं, सी फूड्स में यूज़ करते हैं, हार्ट मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, गैस ब्लोइंग में यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम लोग क्रॉनिक एजी पॉइजनिंग की बात करेंगे तो उसके बाद अगर हम लोग इसमें निमोनिक्स ऐसे याद कर सकते हैं, एजी हैटर्स एंड ग्लास ब्लोअर्स। ओके, और क्रॉनिक एजी पॉइजनिंग को क्या बोलते हैं? हाइड्राजेरिज्म। क्या बोलते हैं? हाइड्राजेरिज्म बोलते हैं। अब अगर हम मर्करी पॉइजनिंग की बात करें तो एक एलिमेंटल फॉर्म होता है, एक ऑर्गेनिक फॉर्म होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। एलिमेंटल फॉर्म जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है। क्या होता है? दैट इज नॉन टॉक्सिक। एंड ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या होता है? मिथाइल मर्करी। अगर हम एलिमेंटल फॉर्म की बात करें जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, ये अब्जॉर्व नहीं होता है जीआईटी से, दैट इज इट इज नॉट अब्जॉर्व फ्रॉम इन जीआईटी। ऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो मिथाइल मर्करी होता है जो कि मोस्ट टॉक्सिक होता है, दैट लिपिड सोल्यूबल दैट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या है? मिथाइल मर्करी है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है मिथाइल मर्करी, और ये लिपिड सोल्यूबल होता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करेंगे तो एक मर्क्यूरिक होता है और एक मर्क्यूरस होता है। मर्क्यूरिक में क्या होगा? मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या क्या होगा? मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड। और मर्क्यूरस में मर्क्यूरस क्लोराइड, जो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है उसको हम लोग कोलोमेल बोलते हैं। और मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगर ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी की बात करें सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी ऑर्गेनिक होता है, देन मर्क्यूरिक होता है, देन मर्क्यूरस होता है। कौन कौन सा? ऑर्गेनिक, देन मर्क्यूरिक, देन मर्क्यूरस। मर्क्यूरिक में क्या क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड मर्क्यूरस सल्फाइड। मर्क्यूरस में क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। ओके, उसके बाद आफ्टर दिस वी विल हम लोग इसके बाद बात करेंगे वेपर्स के बारे में। ठीक है ना? वेपर्स जो एलिमेंटल वाला रहता है वो वेपर्स के फॉर्म में रहता है। और इसका तो टॉक्सिक फॉर्म की होता है तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरिया लेंटिस। टॉक्सिक फॉर्म में होता है तो क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिया लेंटिस। जिसका डिपोजिशन कहाँ पे होता है? एंटीरियर लेंस के कैप्सूल पे डिपोजिशन होता है। कहाँ पे होता है? एंटीरियर लेंस के कैप्सूल पे डिपोजिशन होता है। ऑन स्लिट एग्जामिनेशन दैट इज द माल्ट ब्राउन रिफ्लेक्स और इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है एंड द विजन बट इज नॉर्मल। मतलब जो पहले ही बोला कि एलिमेंटल जो फॉर्म होता है एजी का नॉन टॉक्सिक होता है क्योंकि वो जीआईटी ये सब अब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है ना? तो जैसे एलिमेंटल फॉर्म अगर किसी ने लिया तो उसका जो वेपर्स होगा, ठीक है ना, वो वेपर जो होगा वो टॉक्सिक होगा। एलिमेंटल वेपर जो होगा उसका टॉक्सिक होगा एंड इट विल कॉल एस मर्क्यूरिस लेंटिस। मर्क्यूरिस लेंटिस मतलब क्या होता है? उसका डिपोजिशन कहाँ पे होता है? जो एंटीरियर लेंस होते हैं उसके कैप्सूल पे डिपोजिशन होता है। ओके, और अगर हम लोग सिट लैम्प से एग्जामिनेशन से हम लोग चेक करेंगे तो क्या मिलेगा? माल्ट ब्राउन रिफ्लेक्स। क्या मिलेगा? माल्ट ब्राउन रिफ्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? माल्ट ब्राउन रिफ्लेक्स मिलेगा। माल्ट ब्राउन रिफ्लेक्स इंसिडेंटल फाइंडिंग, दैट इज द इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है और उसमें नॉर्मल विजन होता है। क्या होता है? नॉर्मल विजन होता है। ऑन स्लिट लैम्प में माल्ट ब्राउन रिफ्लेक्स होता है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, नॉर्मल विजन होता है। ऑर्गेनिक मर्करी में क्या है? मिथाइल मर्करी होता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है मिनीमाटा डिजीज जिसको बोलते हैं हंटन रुसेल सिंड्रोम। सबसे पहले होता है क्या? मिनीमाटा डिजीज। और क्या होता है? दैट इज द हंटन रुसेल सिंड्रोम। मिनीमाटा डिजीज को क्या बोलते हैं? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड मिल्क। जो कंटामिनेटेड फिश होता है उसको हम लोग खाते हैं एंड दैट कॉज द एजी टॉक्सिसिटी। उससे क्या होता है? जो मर्करी होता है उसको टॉक्सिसिटी होता है। तो क्या होता है? हम लोग कंटामिनेटेड फिश का कंजम्पशन करते हैं, इसके कारण टॉक्सिसिटी ऑफ एजी होता है। ऑर्गेनिक एजी में क्या होता है? ऑर्गेनिक एजी जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है और जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है, इसके कारण सीएनएस सिम्टम आता है। तो क्या हुआ? ऑर्गेनिक जो एजी होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराने से सीएनएस सिम्टम्स आता है। क्लिनिकल फीचर में क्या क्या है? एटेक्सिया है, ट्रिमर्स है, कन्वल्सन्स है। क्या क्या? एटीसी है, एटेक्सिया, ट्रिमर्स, कन्वल्सन्स। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम एक्सपोजर को रिमूव करेंगे और हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे और कोई भी एंटीडोट नीडेड नहीं होता है इसको लोग। ठीक है, तो क्या क्या होगा? रिमूव करेंगे हम लोग एक्सपोजर को, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे और कोई भी एंटीडोट नीडेड नहीं होगा। ठीक है, सो एलिमेंटल वेपर्स में टॉक्सिक तो याद कर लिया, दैट इज द
mercurus lentis, that is the position is an anterior lens capsule, and on the slit lamp examination that is malt brown reflex incidental finding होता है, ठीक है ना. मतलब कि नॉर्मली कोई उसका अपने कोई सिम्टम ही नहीं छोड़ेगा तो सो इट विल बी ऑलवेज बी इंसिडेंटल फाइंडिंग ओनली और नॉर्मल विजन रहेगा. बट ऑर्गेनिक अगर मर्करी की बात करते हैं मिनी मार्टा डिजीज़ करता है और हंटल रुसल सिंड्रोम करता है. अगर मिनी मार्टा डिजीज़ की बात करेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड मिल्क, कंटामिनेटेड फिश के कंजम्पशन के कारण होता है, ये कारण एजी टॉक्सिसिटी होता है, ठीक है. ऑर्गेनिक एजी जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है एंड दैट कॉज सीएनएस सिम्टम. अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होता है, दैट इज द अटेक्सिया होता है, ट्रिमर होता है, एटीसी, अटेक्सिया, ट्रिमर एंड कन्वल्सन्स. क्या क्या है, अटेक्सिया है, ट्रिमर्स एंड कन्वल्सन्स है. ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम लोग को एक्सपोजर को रिमूव करना होता है, वी हैव टू रिमूव एक्सपोजर. सिम्टोमेटिक हमें मैनेजमेंट करना है, एक्सपोजर को रिमूव करना, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना, और कोई भी एंटीडोट इज नॉट नीडेड, नो एंटीडोट इज नीडेड. एंड सेकेंड इज हंटर रसल सिंड्रोम. अब इसके बाद फिर क्या होता है, देन वी विल लुक अबाउट द मर्करी, द इनऑर्गेनिक मर्करी सॉल्ट. क्या होगा, वी विल लुक अबाउट द इनऑर्गेनिक मर्करी सॉल्ट. और इसमें क्या है कि एक तो मर्क्यूरिक सॉल्ट है, मर्क्यूरिक सॉल्ट में क्या है, एक दैट कॉज इरिटिज्म. क्या करता है, इरिटिज्म करता है, दिस इज अ न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन. मर्क्यूरिक सॉल्ट में क्या होगा, इरिटिज्म करेगा जो कि न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन होगा. और एक मर्क्यूरिक सॉल्ट में होगा कैलोमेल जो कि करवाएगा पिंक डिजीज, जिसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन चिल्ड्रेन. तो मर्क्यूरिक सॉल्ट में क्या होगा, एरिटिज्म होगा जो कि न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन करवाएगा. मर्क्यूरस सॉल्ट में क्या होगा, कैलोमेल होगा जिसको बोलते हैं पिंक डिजीज, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन द चिल्ड्रेन. ठीक है, तो क्या क्या है, मर्क्यूरी सॉल्ट, एरिटिज्म, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन, मर्क्यूरिक सॉल्ट जो कि कैलोमेल, पिंक डिजीज, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन द चिल्ड्रेन. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द एरिटिज्म एंड द पिंक डिजीज. एरिटिज्म मतलब न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन में और पिंक डिजीज मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन द चिल्ड्रन में. ठीक है, तो अब एरिटिज्म और पिंक डिजीज. एरिटिज्म में क्या होता है, बेसिकली देयर इज द क्लिनिकल फीचर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉमा हो गया, ट्रीमर्स हो गया. क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या, चूंकि न्यूरोसाइकेट्रिक है ना तो ट्रीमर्स हो गया. तो इनिशियली एक बहुत फाइन ट्रीमर्स होगा, बाद में उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंशनल ट्रीमर होगा. ठीक है ना. हैंड में जो होगा, हैंड जो अच्छे से हम लोग लिख नहीं पाएंगे उसको बोलेंगे बर्स्टिंग ऑफ हैंड राइटिंग. ठीक है, उसके बाद टंग में क्या होगा, स्लरिंग स्पीच होगा. लिम्स में अटेक्सिया हो जाएगा, मतलब हाथ, क्योंकि ट्रीमर्स के मतलब कि जो न्यूरॉन प्रॉब्लम है तो अच्छे से हैंडराइटिंग अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है, स्पीच स्लर्ड हो रहा है, लिम्स में अटेक्सिया हो जा रहा है, बॉडी में कॉन्सिक्यूस्कोस मर्क्यूरालिस होता है, अनकम्प्लीटली बेड रिडन. क्या क्या, हैंड में बर्स्टिंग ऑफ हैंडराइटिंग होता है, टंग में अच्छे से बोल नहीं पाता है, लिम्स में अटेक्सिया होता है, बॉडी में कॉन्क्लूजियो मर्क्यूरालिस होता है, एंड दैट इज अ कम्प्लीटली बेड रिडन पेशेंट. और इसको लोग बोलते हैं क्या, हैटर सेक्स. क्या बोलते हैं, हैटर सेक या फिर ग्लास ब्लोअर्स. क्या क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैटर सेक एंड ग्लास ब्लोअर. क्या क्या बोलते हैं, हैटर सेक एंड ग्लास ब्लोअर सेकर्स. एंड बोलते हैं डैन ब्यूरी सेक्स. क्या बोलते हैं, डैन ब्यूरी सेक्स बोलते हैं. और उसके बाद इसमें इमोशनली दैट इज़ द इमोशनली इनस्टेबिलिटी होता है. इमोशनल इनस्टेबिलिटी पेशेंट हो जाता है, मतलब अचानक से बहुत इमोशनल और ब्रेस्टिंग हो जाएगा उसको. ठीक है ना. दैट इज सीन मोस्टली इन द हार्ट इंडस्ट्री, ऑल्सो कॉल्ड एज मैड हैटर सिंड्रोम. तो हमने सब देख लिया कि ट्रीमर्स में क्या होता है, इनिशियली फाइन ट्रीमर होता है, लेटर में कोर्स इंटेंशनल ट्रीमर होता है, हैंड में हैंडराइटिंग बोसन होता है, टंग में अच्छे से स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाता है, लिम्स में अटेक्सिया होता है, बॉडी में कॉन्क्यूसियो मर्क्यूरालिस हो जाता है, कंप्लीटली बेड रिडन होता है. हैटर सेक्स उसको बोलते हैं ग्लास ब्लोअर. सेकर्स या फिर डैन ब्यूरी सेक्स है. उसके बाद इमोशनली इनस्टेबिलिटी, इमोशनल आउटबर्स्ट, मोस्ट कॉमन इन हार्ट इंडस्ट्री, ऑल्सो कॉल्ड एज मैड हैटर सिंड्रोम. अगर हम लोग पिंक डिजीज़ की बात करें, इसमें क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन बच्चों में होता है. इसमें क्लिनिकल फीचर्स में पेनफुल पेरीपेरी, जो पेरीफेरी होगा वो दर्द होगा, पेनफुल पेरीपेरी. स्किन में पीलिंग ऑफ स्किन हो जाएगा, प्यूराइटिस होगा, पफीनेस हो जाएगा. क्या क्या होगा, पेनफुल पेरीफेरीज, दर्द होगा पेरीफेरीज में, स्किन पील्ड ऑफ हो जाएगा, प्यूराइटिंग मतलब ईचिंग होगा, और पफी स्किन होगा. उसको हम और भी क्या करते थे, ऑल्सो कॉल्ड एज कैलोमेल डिजीज़. क्या बोलते हैं, कैलोमेल डिजीज़ बोलते हैं, एक्रोडेनिया बोलते हैं, स्विफ्ट फियर डिजीज़ बोलते हैं, सेल्टर डिजीज़ बोलते हैं. दैट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन. इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, कैलोमेल डिजीज़, एक्रोडेनिया, स्विफ्ट फियर डिजीज़, सेल्टर्स डिजीज़. ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमें एक्सपोजर को रिमूव करना है. एंड चिलेटिंग एजेंट इज वाल एंड डीएमएसए. क्या क्या है, बैल है, डी और डीएमएसए है. तो याद कर लेते हैं कि पिंक डिजीज क्यों होता है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चिल्ड्रन के कारण होता है, मर्क्यूरस सॉल्ट के कारण, कैलोमेल के कारण होता है. क्लिनिकल फीचर में क्या क्या होता है, पेनफुल पेरीफेरीज होता है, स्किन का पीलिंग ऑफ हो जाता है, प्यूराइटिस होता है, पफी होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज कैलोमेल डिजीज, जिसको बोलते हैं एक्रोडेनिया, स्विफ्ट फियर डिजीज एंड स्लेटर डिजीज. मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है.
ट्रीटमेंट में हम लोग एक्सपोजर को रिमूव करेंगे और चिलेटिंग एजेंट में हम लोग बैल देंगे और डीएमएसए देंगे। अगर हम निमोनिस की बात करेंगे तो इसमें एक निमोनिस आता है एच जी इस मेटल, ठीक है ना, मतलब कि हैटर्स में होता है। जी मतलब ग्लास ब्लोअर्स में, आई मतलब इन्फ्लामेशन गम्स का होता है, इस मतलब सेलिवेशन होता है, एम मतलब मिनीमार्डर डिजीज, एरेटिज्म, ट्रीमर, एक्नोनिडिया एंड लेंटिस। तो ये सब हो गया मर्करी पॉइजनिंग के बाद। इसके बाद हम लोग देखते हैं दैट्स लीड पॉइजनिंग। इसके बाद क्या होता है, लीड पॉइजनिंग होता है। लीड पॉइजनिंग में क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्रॉनिक हेवी मेटल पॉइजनिंग है। क्या है, मोस्ट कॉमन क्रॉनिक हेवी मेटल पॉइजनिंग है। यूज़ कहाँ पे करते हैं, पेंट में यूज़ करते हैं, पाइप्स में यूज़ करते हैं, बुलेट में यूज़ करते हैं, पोट्री में यूज़ करते हैं, पेट्रोल में यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पे, पेंट में, पाइप में, बुलेट में, पोट्री में और पेट्रोल में। केमिकल नेम क्या है, प्लम्बिज्म। क्या है, प्लम्बिज्म। तो मोस्ट कॉमन क्रॉनिक हैवी मेटल पॉइजनिंग है। यूज़ कहाँ पे करते हैं, पेंट में करते हैं, पाइप में करते हैं, बुलेट में करते हैं, पोट्री में करते हैं और पेट्रोल में। पेंट में, पाइप में, बुलेट में, पोट्री में और पेट्रोल में। पोट्री जो बच्चे जो होते हैं, हम लोग जो मिट्टी के खिलौने देते हैं तो उसमें भी जो होते हैं ना, उसमें पोएट्री मतलब उसमें भी लीड पॉइजनिंग होता है। और बच्चों में मतलब कि जो बच्चे होते हैं उसमें एक्सीडेंटल मतलब कोई ऐसे खिलौना को खा गया, ठीक है ना, उसको बार बार मुंह में ले रहा है, देन इट कैन कॉज लीड पॉइजनिंग ऑल्सो। तो पेंट वहाँ पे रहता है, पोएट्री हो गया, पाइप में तो रहता ही हमें पता ही है, पेट्रोल में इसलिए एंटी नॉकिंग, डी नॉकिंग ऐसे जो पढ़ते थे, जो हम लोग एंटी नॉकिंग सब्सटेंसेस जो डालते हैं पेट्रोल में, उसके याद कर सकते हैं। बुलेट में भी होता है। केमिकल नेम क्या है, प्लम्बिज्म। क्या है, केमिकल नेम प्लम्बिज्म है। क्रॉनिक पीबी पॉइजनिंग को क्या बोलते हैं, प्लम्बिज्म बोलते हैं और सेटोरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम्बिज्म बोलते हैं और सेटोरिज्म बोलते हैं। इसका दो फॉर्म होता है, एक होता है ऑर्गेनिक फॉर्म, एक होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म। ओके, अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन देखिए तो ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म बेसिकली क्या होता है, दैट इज अ टेट्राइथाइल लीड। क्या होता है, टेट्राइथाइल लीड होता है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद अगर उसके बाद टेट्राइथाइल लीड होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अर्लियर हम लोग इसको, मैं बोली थी ना, एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल यूज़ करते थे। ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या, टेट्राइथाइल लीड है, क्योंकि पहले एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह करते थे। पेट्रोल में लिपिड सॉल्युबल होता है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ लीड होता है। क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ लीड होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। पहले एंटी नॉकिंग एजेंट पेट्रोल में यूज़ करते थे। इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या है, सॉल्ट में एक लीड एसिड दिस मोस्ट कॉमन होता है, लीड टेट्राऑक्साइड दिस मोस्ट टॉक्सिक इनऑर्गेनिक लीड होता है। लीड एसिडेट क्या है, मोस्ट कॉमन है, और लीड टेट्राऑक्साइड मोस्ट टॉक्सिक इनऑर्गेनिक लीड है, और जो कि सिंदूर में यूज़ करते थे। उसके बाद एक लीड सल्फाइड भी आता है, ठीक है ना, जो कि आईलाइनर में यूज़ करते थे। लीड कार्बोनेट जो कि यूज़ करते थे पेंट में। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन सा है, सॉल्ट, लीड एसीटेट, लीड टेट्राऑक्साइड, लीड सल्फाइड एंड लीड कार्बोनेट। लीड एसीटेट जो है मोस्ट कॉमन है, लीड टेट्राऑक्साइड मोस्ट टॉक्सिक इनऑर्गेनिक लीड है जो कि सिंदूर में यूज़ करते हैं। लीड सल्फाइड जो होता है आईलाइनर में यूज़ करते हैं, और लीड कार्बोनेट जो है उसको हम लोग पेंट में यूज़ करते हैं। तो क्या क्या हो गया, लीड एसीटेट इज द मोस्ट कॉमन, लीड टेट्राऑक्साइड इज द मोस्ट टॉक्सिक इनऑर्गेनिक लीड, ये सिंदूर में यूज़ करते हैं। लीड सल्फाइड इज द यूज्ड इन आईलाइनर एंड लीड कार्बोनेट इज यूज्ड इन द पेंट, ठीक है। उसके बाद एक्सपोजर, अगर एक्सपोजर की बात करेंगे तो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन एक्सपोजर ऑफ कोर्स ओरली होगा, एक्सीडेंटली होगा, और एडल्ट में इनहेलेशन रूट से होगा, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रूट, इनहेलेशन रूट या फिर ऑक्यूपेशनल रूट। क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग, क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो क्लिनिकल फीचर होता है, सबसे पहले एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और ये क्यों होता है, क्योंकि बोन मैरो का सप्रेशन होता है। क्या होता है, बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है। और एक और होता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। एक है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया क्योंकि बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है, एक है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्योंकि हीमोग्लोबिन जो सिंथेसिस होता है उसमें डिफेक्टिव सिंथेसिस होता है, क्योंकि जो लेड होता है वो बेसिकली एला डिहाइड्रेटेज एंड फेरिचिलेटेज को इनिबिट करता है। आफ्टर दैट देयर इज वन थिंग जिसको बोलते हैं ब्रूटॉन्स लाइन। क्या बोलते हैं, ब्रूटॉन्स लाइन, जो कि एक ब्लू कलर का पीबी डिपोजिशन है। कहाँ पे, जिंजीवो डेंटल जंक्शन पे। कहाँ पे, जिंजीवो और डेंटल के जंक्शन पे ब्लू कलर का डिपोजिशन होता है, जो कि सब एपिथेलियम होता है। कैसे होता है, सब एपिथेलियम होता है, जो कि डेंटल टीथ कैरीज में भी दिखता है, ठीक है ना। कॉमनली कहाँ पे दिखता है, अपर मैक्सिलरी टीथ में दिखता है, जिसको एटलीस्ट रिक्वायर 1 वीक ऑफ एक्सपोजर। हाउ मच वीक ऑफ एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट होती है, 1 वीक ऑफ एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट होता है। डेंटल कैरी से क्या होता है, बैक्टीरिया वहाँ पे लगता है, और बैक्टीरिया जो होता है H2S निकालता है, और H2S प्लस पीबी मिल करके PBS बना देता है, ठीक है। उसके बाद एक नोट भी है यहीं पे, दैट इज द नोट इज द ब्लू कलर लाइन इज ऑल्सो सीन इन Hg में दिखता है, आयरन में दिखता है, कॉपर में भी दिखता है, ठीक है। एक और उसके बाद फिर एक और बी का मतलब होता है बैसोफिलिक स्ट्रिपलिंग। क्या होता है, बैसोफिलिक स्ट्रिपलिंग, इसको बोलते हैं इंक्लूजन्स बॉडी। क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं।
और 5 पायरामिडी न्यूक्लियोटाइडेज का इनिबिशन हुआ था, इससे कारण जो राइबोसोम होता है उसका रिमूवल इनिबिट हो जाता है, इसके कारण क्या होता है आरबीसी में स्टिपलिंग हो जाता है। उसके बाद बी मतलब क्या होता है बोन लाइन होता है, क्या होता है बोन लाइन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो डेंस ओपेसिटी इन मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। क्या बोलते हैं रेडियो डेंस ओपेसिटी आ जाता है कहाँ पे, लॉन्ग बोन के मेटाफाइसिस में, जो कि मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है, इसको हम लोग लीड लाइन भी बोलते हैं। ये क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन। तो बोन लाइन क्या है, रेडियो डेंस ओपेसिटी है कहाँ पे, लॉन्ग बोन्स के मेटाफाइसिस में, मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, चिल्ड्रन में होता है, इसको हम लोग लीड लाइन भी बोलते हैं। ये क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होता है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन। उसके बाद है कोलिक, कोलिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पेशेंट कोलिक, और हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेशेंट कोलिक, और क्या बोलते हैं सैटुरिनिक कॉलिक। क्या बोलते हैं सैटुरिनिक कॉलिक बोलते हैं, पेशेंट कोलिक या फिर सैटुरिनिक कॉलिक, जो कि क्या कॉज करवाता है, सीवियर नॉक्टर्नल कॉलिक करवाता है। क्या कॉज करवाता है, सीवियर नॉक्टर्नल कॉलिक करवाता है। उसके बाद सी का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसका मतलब होता है ड्राई बेली एक्स, जो पेट में होता है दर्द होता है, ड्राई बेली एक्स होता है। सी मतलब फिर होता है कोबाल्ट रिंग, ठीक है, कोबाल्ट रिंग होता है, जो कि फिगर ऑफ 8 फिलामेंट इनसाइड आरबीसी के अंदर 8 फिलामेंट्स दिखता है। उसके बाद डी मतलब ड्रॉप होता है, उसको बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप। ये क्यों होता है, मोटर नर्व के इन्वॉल्वमेंट से होता है। तो क्या क्या हो गया इसमें, अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब ये सब। अब ई के बारे में भी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड इंसेफेलोपैथी, ठीक है ना। एली के कारण, लीड के कारण होता है, इसको ड्यू टू द टेट्राइथाइल लीड, किसी कारण टेट्राइथाइल लीड के कारण होता है, इसको बोलते हैं इंसेफेलोपैथी। ये मोर टॉक्सिक होता है कौन से ब्रेन को, जो डेवलपिंग ब्रेन है उसमें ये ज़्यादा बहुत टॉक्सिक होता है। क्लिनिकल फीचर में जैसे कि लर्निंग में डिसेबिलिटी आ जाना, इरिटेबिलिटी आ जाता है, क्योंकि ये ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, तो पढ़ने में लर्निंग डिसेबिलिटी आएगा, इरिटेबिलिटी आएगा, एंड दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल डैमेज। कैसा डैमेज होता है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है। एंड फेशियल पैलर हो जाता है, जैसे मोस्ट कंसिस्टेंट साइन, फेशियल पैलर इज मोस्ट कंसिस्टेंट साइन। एंड वहाँ पे एक चीज़ और होता है, उसको बोलते हैं पेरी ओरल, मतलब मुंह के आसपास है पैलर हुआ था, उसको बोलते हैं पेरी ओरल पैलर ड्यू टू वैसोस्पाज्म। और जी मतलब क्या होता है, गाउट, जिसको बोलते हैं सैटुरिनी गाउट। तो क्या क्या हुआ क्रॉनिक लीड पॉइजनिंग में, ABCD से शुरू करेंगे। तो ए से मतलब सबसे पहले एनीमिया होता है, जो कि नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया में क्यों होता है, बोन मैरो सप्रेशन के कारण होता है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस में इफेक्ट आता है, जो कि एला डिहाइड्रेटेज फेरोचिलेटेज को इनिबिट करता है। प्रोटोन्स लाइन किसको बोलते हैं, कि ब्लू कलर का डिपोजिशन होता है कहाँ पे, जिंजिवो डेंटल जंक्शन पे होता है, इसको बोलते हैं सब एपिथेलियल जंक्शन पे होता है। ये डेंटल कैरीज में भी दिखता है, अपर मैक्सिलरी टीथ में दिखता है। 1 वीक ऑफ एक्सपोजर इसको रिक्वायरमेंट होता है। डेंटल कैरी जो होता है बैक्टीरिया से फिर H2S निकालता है, जो कि PB से कंबाइन करके PBS में जुड़ता है, ठीक है। और ब्लू लाइन और ऑल्सो सीन इन HGPB एंड HGFEN कॉपर में। उसके बाद है पैसोफिलिक स्ट्रिपलिंग, जिसको बोलते हैं इंक्लूजन्स बॉडी। ये क्या करता है, क्या 5 पिरामिड न्यूक्लियोटाइडेज का इनिबिशन होता है, जिसके कारण जो राइबोसोम इनिबिटेड उसका रिमूवल होता है, जिसके कारण स्ट्रिपलिंग इन RBC होता है। उसके बोन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो डेंस ओपेसिटी। कहाँ पे आता है, मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में आता है। कहाँ पे, मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में होता है, मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लीड लाइन। ये कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण होता है। कोलिक मतलब इसको बोलते हैं पेंटस कोलिक और सैटुराइनिक कोलिक। इसमें सीवियर नॉक्टर्नल पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन में ड्राई बेली एक होता है। कोबाल्ट रिंग में फिगर ऑफ 8 फिलामेंट इनसाइड द RBC होता है। डी मतलब ड्रॉप, जिसको बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप एंड फुट ड्रॉप, ड्यू टू मोटर नर्व इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है। इंसेफेलोपैथी की बात करेंगे तो इंसेफेलोपैथी में ड्यू टू द टेट्राइथाइलेट के कारण होता है, जैसे मोर टॉक्सिक टू डेवलपिंग ब्रेन होता है, इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी इरिटेबिलिटी आ जाता है, जो कि एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है, फेशियल पैलर, दिस इज द मोस्ट कंसिस्टेंट साइन। पेरीओलर पैलर होता है वैसोस्पाज्म के कारण। गॉड को सैटुराइन गॉड भी बोलते हैं, क्योंकि सैटुराइन मतलब लीड होता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक लाइफ फाइंडिंग होता है। लाइफ फाइंडिंग की बात करेंगे तो एक एनीमिया होगा एंड पंक्टेड बैसोफिलिया। क्या क्या, एनीमिया एंड पंक्टेड बैसोफिलिया। क्या क्या होगा, एनीमिया होगा, पंक्टेड बैसोफिलिया होगा। ब्लड में देखेंगे तो ALA लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, लीड लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, इट्स मोर रिलायबल। और इरिथ्रोसाइट का फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन आएगा। क्या रहेगा, फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन। तो लाइफ फाइंडिंग की बात करेंगे तो क्या होगा कि एनीमिया होगा और पंक्टेड बैसोफिलिया। एनीमिया होगा, पंक्टेड बैसोफिलिया होगा। क्या क्या होगा, एनीमिया एंड पंक्टेड बैसोफिलिया। ब्लड में क्या होगा, दैट मीन्स ALA बढ़ जाएगा, लीड लेवल बढ़ जाएगा, मोल लेवल। फ्री एरिथ्रोसाइट का पोरफायरिन लेवल, प्रोटोपोरफायरिन लेवल बढ़ जाएगा। यूरिन में क्या होगा, ALA लेवल और प्रोटोपोरफायरिन लेवल। यूरिन में क्या क्या मिलेगा, हमें ALA लेवल मिलेगा और प्रोटोपोरफायरिन लेवल मिलेगा। उसके बाद अगर हम रेडियोलॉजी की बात करेंगे तो एक्सरे, लॉन्ग बोन का अगर एक्सरे करेंगे तो
लीड लाइन मिलेगा। अगर एब्डोमेन का एक्सरे करेंगे तो रेडियो ऑप्टिक डिपॉजिट इन जीआईटी मिलेगा। क्या मिलेगा? रेडियो ऑप्टिक डिपॉजिट इन जीआईटी मिलेगा। एक्सरे फ्लोरोसेंट देखेंगे तो होल बॉडी लेड बर्डन, पूरे बॉडी में लेड का बर्डन दिखेगा। तो एक्सरे का लॉन्ग बोन करेंगे तो क्या होगा? लेड लाइन दिखेगा। एक्सरे एब्डोमेन करेंगे तो रेडियो ऑप्टिक डिपॉजिट इन जीआईटी दिखेगा। एक्सरे फ्लोरोसेंट करेंगे तो होल बॉडी में लेड का बर्डन दिखेगा। अगर वो ब्लड पिक्चर की बात करें तो पॉलीसाइथीमिया होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, एनायोसाइटोसिस होगा, पोइक्यूलोसाइटोसिस होगा, कोबाल्ट रिंग एंड बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग। क्या क्या हो गया? पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसी में बढ़ना, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एनायोसाइटोसिस, पोइक्यूलोसाइटोसिस, कोबाल्ट रिंग, बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग मिलेगा। तो याद कर लेंगे कि एनीमिया हो गया, पंटेंट बेसिफिलिया तो पढ़ ही ले, क्योंकि आरबीसी राइबोसोम बाहर नहीं निकल पाता है। ए ले हम लोग जान गए क्योंकि इसको इनिबिट करता है। लीड लेवल तो बढ़ा हुआ रहेगा ही, फिर इरिथ्रोसाइट पोरफायरिन भी बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि आगे में चेंज नहीं हो रहा है। यूरिन में हमें एले मिलेगा, प्रोटोपोरफायरिन मिलेगा। रेडियोलॉजी में करेंगे तो लीड लाइन लॉन्ग बोन का मिलेगा। एब्डोमेन में तो रेडियो ऑप्टिक डिपॉजिट मिलेगा जीआईटी में। एक्सरे फ्लोरेसेंस करेंगे तो पूरे बॉडी में पूरे के पूरे लीड का बर्डन मिलेगा। ब्लड पिक्चर करेंगे तो पॉलीसाइथीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एनायोसाइटोसिस, पोइक्यूलोसाइटोसिस, कोबाल्ट रिंग एंड बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग मिलेगा। ट्रीटमेंट में क्या होगा? हम लोग एक्सपोजर को रिमूव करेंगे। व्हाट वी विल डू रिमूवल ऑफ एक्सपोजर। एंटीडोट इज कैल्शियम डाइसोडियम इरिटेट। एक्सपोजर को सबसे पहले रिमूव करेंगे। हर चीज़ में वही एक्सपोजर को पहले हमें रिमूव करना है। एंटीडोट में क्या देना है? कैल्शियम डाइसोडियम इरिटेट देना है। अगर सीवियर लीड पॉइजनिंग हो जाता है 60 to 80 mcg पर DL तो हमें अवॉइड करना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीड टू द ब्रेन। ठीक है ना, हमें ब्रेन में लीड को नहीं पहुंचने देना है। उसके लिए हम लोग बैल प्लस इरिटेट या फिर DMSA प्लस इरिटेट यूज़ करेंगे। बैल प्लस इरिटेट प्लस इरिटेट। ठीक है, तो हमें सीवियर लीड पॉइजनिंग को हमें अवॉइड करना है। तो हमें इफ सीवियर लीड पॉइजनिंग है दैट इज 60 to 80 mcg पर DL तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेन में इनिबिट करना है, अवॉइड करना है। तो बैल प्लस इरिटेट DMSA प्लस इरिटेट यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है कैडमियम पॉइजनिंग। कैडमियम पॉइजनिंग क्या होता है? ये क्या करता है? बोन से कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस कैल्शियम फ्रॉम द बोन। बोन्स में से कैल्शियम को रिप्लेस कर देने से कारण बोन का बिकनिंग हो जाता है, बोन सॉफ्टनिंग हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेकिया एंड बोन में डिफॉर्मिटी हो जाता है। क्या क्या होता है? ये बोन से कैल्शियम को रिप्लेस करता है, इसके कारण बोन में बिकनिंग हो जाता है, बोन में सॉफ्टनिंग, इसको ऑस्टियोमेलेकिया बोलते हैं, जिसके कारण बोन में डिफॉर्मिटी हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? बोन को कैल्शियम से रिप्लेस कर दिया, बोन को बीकन कर दिया, बोन को सॉफ्टन कर दिया, उसी कारण बोन डिफॉर्मिटी आता है। अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे तो इसमें क्या है? मल्टीपल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, बहुत सारे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स दिखते हैं। बहुत सारे सीवियर बोन पेन हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे बोन पेन हो जाते हैं। इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं? इटाई डिजीज या फिर ऑच डिजीज। क्या बोलते हैं? इटाई डिजीज, ऑच डिजीज। क्या होता है? मल्टीपल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं और बहुत सारे बोन में पेन होते हैं। इटाई डिजीज बोलते हैं, ऑच डिजीज बोलते हैं। उसके बाद थैलियम पॉइजनिंग। थैलियम पॉइजनिंग की बात करेंगे तो ये एक तरह का होमिसाइडल पॉइजन है। क्या है? होमिसाइडल पॉइजन है, जिसको लोग बोलते हैं पॉइजनल पॉइजन, जो कि मतलब कि होमिसाइडल मतलब लोग उसको यूज़ करते हैं थैलियम को, ताकि इंसान को कोई बदला लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए इंसान मारे, तो जिसको होमिसाइडल पॉइजन। फॉर्म में क्या होता है? एक होता है थैलियम एसीटेट होता है और एक थैलियम सल्फेट होता है। क्या क्या होता है? थैलियम एसीटेट एंड थैलियम सल्फेट। तो एक है थैलियम एसीटेट और एक है थैलियम सल्फेट। थैलियम एसीटेट जो होता है वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। क्लिनिकल फीचर की बात करें थैलियम पॉइजनिंग में, देयर इज बैन। बी मतलब बटरफ्लाई रैश डर्मेटाइटिस। क्या होता है? बटरफ्लाई रैश की तरह डर्मेटाइटिस होता है, बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं। ए मतलब एलोपेशिया और मेडरोसिस, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ लैटरल एस्पेक्ट ऑफ आईब्रोज। और क्या होता है? एड्रिस मीज लाइन। ए मतलब क्या होता है? पेरिफेरल सेंसोरी मोटर न्यूरोपैथी। क्या होता है? पेरिफेरल सेंसरो मोटर न्यूरोपैथी होता है, जो कि रिजेंबल करता है GBS की तरह। तो क्या क्या हो गया थैलियम पॉइजनिंग में? एक तो होमिसाइडल पॉइजन है, इसको बोलते हैं पॉइजन। फॉर्म में क्या होता है? थैलियम एसीटेट, जिसको भी होता है कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है। एक थैलियम सल्फेट होता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे तो बैन इसका निमोनिक्स होगा। बी मतलब बटरफ्लाई रैश डर्मेटाइटिस होगा, बिहेवियर चेंज होगा। ए मतलब एलोपेशिया। ए मतलब क्या होगा? एलोपेशिया होगा। मेड्रोसिस मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ लैटरल एस्पेक्ट आईब्रो। क्या होगा? लॉस ऑफ लैटरल एस्पेक्ट आईब्रोज होगा। ठीक है, उसके बाद एड्रिस मीज लाइन हो जाएगा। ठीक है, एन मतलब क्या होगा? पेरिफेरल सेंसिरो मोटर न्यूरोपैथी। क्या होगा? पेरिफेरल सेंसिरो मोटर न्यूरोपैथी होगा। उसके बाद आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग की बात करेंगे तो आयरन पॉइजनिंग में एक होता है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, ओवरडोज के कारण होता है। दैट इज मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है। किसमें होता है? मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है। फॉर्म्स में कौन कौन से आयरन लोग लेते हैं? फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट।
तो हैंड पॉइजनिंग में क्या हो गया, एक्सीडेंटल ड्यू टू ओवरडोज, मोस्ट कॉमन बच्चे में होता है। फॉर्म में क्या होता है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। क्या है वो, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। अगर इसमें स्टेजेस की बात करेंगे तो 4 स्टेज होगा, स्टेज 1 2 3 4। स्टेज 1 की बात करेंगे तो ड्यूरेशन 6 घंटे से कम के लिए स्टेज 1 रहता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, गैस्ट्रो एंट्री फेज होता है, मतलब कि पेट में दिक्कत होगा, जैसे कि नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। स्टेज 2 की बात करेंगे तो 6 to 24 आवर्स के लिए होता है, एसिम्टोमेटिक रहता है। एंड माइल्ड एसिडोसिस का क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है और माइल्ड एसिडोसिस होता है। स्टेज 3 जो होता है 1 to 2 डेज के लिए होता है। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, हिपैटिक फेलियर एंड जॉन्डिस, मतलब बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, हिपैटिक फेलियर्स होते हैं, जॉन्डिस हो जाता है। और स्टेज 4 में क्या होगा, 2 to 6 वीक होगा। बबिल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ड्यू टू स्टेनोसिस एंड स्ट्रिक्चर्स होता है। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देंगे, दैट वी विल गिव द डिकंटामिनेशन देंगे। उसके बाद चिलेटिंग में हमें सबको पता है डेस्फेरामीन देते हैं। इन सीवियर केसेस वी विल डू हीमोडायलिसिस। तो क्या हैंड पॉइजनिंग में क्या, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग मोस्टली होता है ड्यू टू ओवरडोज, मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है। फेरस फ्यूमेरेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट के लेने से। स्टेज 1 में क्या होता है कि लेस देन 6 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। गैस्ट्रोएंट्रिक फेज में नोसिया वोमिटिंग होता है। स्टेज 2 में 6 to 24 आवर आता है। एसिम्टोमेटिक माइल्ड एसिडोसिस होता है। स्टेज 3 में 1 to 2 डेज के लिए मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। हिपैटिक फेलियर में जॉन्डिस होता है। स्टेज 4 में 2 to 6 वीक्स के लिए बबल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टेनोसिस एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन मेटेलिक इरिटेंट्स की बात करेंगे। नॉन मेटेलिक इरिटेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस पी, जो फॉस्फोरस होता है ब्रिंगिंग लाइट, मतलब लाइट ब्रिंग कर रहा है, दैट मीन्स ब्रिंग लाइट। फॉस्फोरस से हम लोग याद करेंगे 2 फॉर्म्स के होते हैं, एक होता है वाइट या फिर येलो फॉस्फोरस, और एक होता है रेड फॉस्फोरस। क्या क्या होते हैं, वाइट या फिर येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। वाइट येलो फॉस्फोरस जो होते हैं वैक्सी होता है। कैसा होता है, वैक्सी होता है, क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है, वैक्सी एंड क्रिस्टलाइन होता है। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, रैट किलर पेस्ट में, क्रैकर्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स में। तो सबसे पहले क्या है, दैट इज़ द वाइट या फिर येलो फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। अपीयरेंस में क्या है, वैक्सी अपीयरेंस होता है, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होता है। यूज़ में कहाँ पे यूज़ करते हैं, रैट को मारने के लिए रैट किलर पेस्ट में यूज़ करते हैं, क्रैकर्स में यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड में यूज़ करते हैं। रैट को मारने के लिए पेस्ट के लिए, क्रैकर्स में, इंसेक्टिसाइड में, पेस्टिसाइड। रेड में क्या होता है, पॉड्री या फिर एमॉर्फस। ये क्या है, पॉड्री फॉर्म है या फिर एमॉर्फस फॉर्म है, और ये हम लोग मैचस्टिक के टिप पे यूज़ करते हैं, पॉड्री या फिर एमॉर्फस फॉर्म। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 2 फॉस्फोरस हमने देखा, एक है वाइट फॉस्फोरस और एक है रेड फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस जो होता है टॉक्सिक होता है, रेड फॉस्फोरस नॉन टॉक्सिक होता है। रेड फॉस्फोरस हमने देखा था ना अभी कि पॉड्री होता है, मॉर्फस होता है, मैस्टिक के टिप्स पे होता है। वाइट फॉस्फोरस टॉक्सिक होता है, इसका ऑर्डर जो होता है गार्लिक, लहसुन की तरह स्मेल होता है। ये डार्क में चमकता है, डार्क में चमकने वाले टर्म का यूज़ करते हैं बिकॉज लुमिनिसेंट। ये फ्यूम्स को इमिट करता है, इमिट्स फ्यूम्स। क्या इमिट करता है, फ्यूम्स इमिट करता है। ये पायरोफोरिक होता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, अपने आप जल जाता है। इसलिए पहले के ज़माने में हम देखते थे कि पहले बेसिकली जो माचिस होता था उसमें वाइट फॉस्फोरस यूज़ होता था, तो कहीं भी हम लोग अपने स्किन पे भी टच करेंगे तो आग लग जाता था। तो इट इज कॉल्ड पायरोफोरिक इमिट्स स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। ठीक है ना, इसको हम लोग वाटर में स्टोर करते थे। ठीक है, और रेड फॉस्फोरस नॉन टॉक्सिक होता है। बट जो वाइट फॉस्फोरस को जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो प्रोटोप्लाज्मी को पॉइजन करके करते हैं, इसलिए हम लोग वाइट फॉस्फोरस प्लास्टिक्स में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन दैट ऑल्सो कॉल्ड एज नेक्रोबियोसिस ऑफ लीवर सेल। जो क्योंकि तो ये हिपेटोटॉक्सिक हो गया, क्या उसके बाद नेक्रोबियोसिस ऑफ लीवर सेल, ये कारण हिपेटोटॉक्सिक हो गया। हम लोग एक्सपोजर करेंगे तो ऑन द कॉन्टैक्ट विथ स्किन, सबसे पहले क्या, ऑन कॉन्टैक्ट विथ स्किन। ठीक है ना, 2nd या 3rd डिग्री बर्न करवाता है। ऑन कॉन्टैक्ट विद स्किन से कॉन्टैक्ट में अगर व्हाइट फॉस्फोरस को रखते हैं तो क्या होता है, 2nd to 3rd डिग्री बर्न करवाता है। क्या करता है, 2nd डिग्री बर्न और 3rd डिग्री बर्न। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, टॉपिकल कॉपर सल्फेट देते हैं और सिल्वर नाइट्रेट देते हैं। ओरल इंजेक्शन की बात करेंगे तो एक्यूट और क्रॉनिक। ओरल इंजेक्शन में क्या होगा, एक्यूट भी होगा और क्रॉनिक भी होगा। तो स्किन में कॉन्टैक्ट करने के बाद 2nd और 3rd डिग्री ऑफ बर्न करवाता है। ट्रीटमेंट में हम लोग टॉपिकल कॉपर सल्फेट देते हैं और सिल्वर नाइट्रेट देते हैं। ओरल इंजेक्शन में एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है। तो लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग एंड क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग। अगर हम लोग एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली ये बच्चों में होता है। किसमें होता है, चिल्ड्रन में होता है। ठीक है ना, एक्सीडेंटल फायरबग्स, जैसे कि एक्सीडेंटल फायरबग्स में होता है। ये एडल्ट्स में रैट पॉइजन कंजम्पशन जो कि सुसाइडल होता है। तो एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या है, बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है, दैट इज द एक्सीडेंटल फायरबग्स के कारण होता है। एडल्ट में क्या होता है, रैट पॉइजन कंजम्पशन से, इसको बोलते हैं सुसाइडल। एडल्ट में किसी कारण होता है, रैट पॉइजन के कंजम्पशन से, इसको बोलते हैं सुसाइडल।
अगर हम लोग फिर एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग को कंटिन्यू करते हैं तो इसमें 3 स्टेजेस आते हैं, ठीक है ना। बच्चों में कैसे हमने याद किया था कि एक्सीडेंटल फायरवर्क्स के कारण होता है, एडल्ट में कैसे होता है रैट पॉइजन कंजम्पशन साइटोहेल टाइप का होता है, ठीक है। अब स्टेज 1 में जो होता है उसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा, बहुत बर्निंग पेन होगा, जलने वाला दर्द होगा, वोमिटिंग होगा, लूज स्टूल होगा, क्या क्या होगा, बर्निंग पेन, पूरा बहुत दर्द होगा, वोमिटिंग उल्टी होगा वो, और लूज स्टूल होगा। और वोमिटिंग और लूज स्टूल के अगर हम लोग ऑर्डर को देखेंगे तो गार्लिक ऑर्डर आएगा, चमकेगा, लुमिसेंट होगा ऑफकोर्स, फ्यूम्स को इमिट करेंगे क्योंकि हम लोग सब पढ़ चुके हैं वाइट फॉस्फोरस में टॉक्सिक होता है, गार्लिक ऑर्डर होता है, रात में चमकता है, इसको लुमिनेसेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, फ्यूम्स को इमिट करता है, पायरोफॉर्बिक स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, वाटर में स्टोर करके रखते हैं, और जो स्टूल होगा उसमें से स्मोक निकलते रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉल्ड स्मोकी स्टूल सिंड्रोम। स्टेज 2 में क्या होता है जो कि 1 to 4 डेज के लिए चलता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, ट्रांजिएंट होता है, पेशेंट शुड नॉट बी डिस्चार्ज। तो स्टेज 2 भी याद कर लेंगे कि 1 to 4 डेज के लिए होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, ट्रांजिएंट रहता है, एंड पेशेंट को डिस्चार्ज उसके बीच में नहीं करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेज 3 में क्या होता है, अब क्या हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ठीक है, लीवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ठीक है ना, कोगुलोपैथी हो जाएगा, डेथ ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण, इसलिए पेशेंट को हमें नहीं डिस्चार्ज करना है। सबसे पहले स्टेज 3 के लिए देखना है कि कुछ मतलब सो दैट वी कैन ट्रीट इट, ठीक है ना। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, कोगुलोपैथी, डेथ ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। एंड फेटल डोज कितना होता है, 1 mg पर kg बॉडी वेट, कितना होता है 1 mg पर kg बॉडी वेट, कितना होता है 1 mg पर kg बॉडी वेट। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले हम लोग डीकंटामिनेट करेंगे, क्या करेंगे, डीकंटामिनेट करेंगे। गैस्ट्रिक लवाज में हम लोग KMNO4 यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1 in 5000, क्या यूज़ करेंगे, 1 in 5000। यूजिंग ऑयल वर्सन द कंडीशन, अगर हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं तो कंडीशन को और ख़राब कर देता है। अगर लीवर फेलियर होता है तो नैक यूज़ करते हैं, विटामिन के यूज़ करते हैं, FFP यूज़ करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन यूज़ करते हैं और डायलिसिस करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले डीकंटामिनेशन है, सबसे पहले क्या है, डीकंटामिनेशन है। देन गैस्ट्रिक लेवाज में KMNO4 करते हैं 1 in 5000। अगर ऑयल को यूज़ करेंगे तो कंडीशन को और वर्सन कर देगा। लीवर फेलियर अगर है तो उसको नैक देंगे, विटामिन के देंगे, FFP देंगे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे और डायलिसिस करेंगे, ठीक है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, सुसाइडल में नॉट जनरली प्रेफर ड्यू टू पेन, एक्सीडेंटल बाई कंजम्पशन। चिल्ड्रन में हम लोग यूज़ करते हैं क्रैकर्स और अडल्ट में यूज़ करते हैं रैट किलर पॉइजन। होम चिल्ड्रन में नॉट कॉमनली यूज ड्यू टू टेस्ट एंड स्मेल, एंड एडवांटेज इज डिले कर देते हैं ऑनसेट को और मिमिक कर देते हैं नेचुरल डिजीज को एंड डिफिकल्टी टू ट्रेस। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या है, डीकंटामिनेशन है, गैस्ट्रिक लवास में KMNO4 यूज़ करते हैं। ऑयल अगर यूज़ करेंगे तो कंडीशन को बिगाड़ देगा। अगर लीवर फेलियर है तो इनैक्ट यूज़ करेंगे, विटामिन के, FFP, ठीक है ना, उसके लीवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे और डायलिसिस भी क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम करेगा। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में सुसाइडल नॉट जनरली प्रेफर नहीं करते हैं लोग क्योंकि पेन होता है। एक्सीडेंटल में कंजप्शन हो सकता है, बच्चों में से क्रैकर्स को, एडल्ट पे रैट किलर पॉइजन को यूज़ कर लिया। होमिसाइडल में क्या होता है, नॉन कॉमनली यूज ड्यू टू टेस्ट एंड स्मेल। ये एडवांटेज इसका ये है कि इसका ऑनसेट डिले होता है और नेचुरल डिजीज को मिमिक करता है और ट्रेस करना वेरी डिफिकल्ट होता है। क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग की बात करेंगे तो इट इज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। क्या होता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है इन लूसीफर मैचस्टिक टिप हैज़ वाइट फॉस्फोरस इनहेलेशन और वेपर ऑस्टियोमोलाइटिस ऑफ मैंडिबल। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग में। लूसीफर मैचस्टिक टिप के पास वाइट फॉस्फोरस होता है, अगर हम लोग पेपर्स को इनहेल कर लिया तो ऑस्टियोमोलाइटिस ऑफ मैंडिबल हो जाएगा। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसी जॉ, लूसीफर जॉ एंड ग्लास जॉ। तो क्या हो गया, क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग में ऑक्सीडेंटल एक्सपोजर होता है। लूसीफर मैजेस्टिक में टिप के पास वाइट फॉस्फोरस होता है, तो अगर वेपर्स को इनहेल कर लेंगे तो ऑस्टियोमोलाइटिस ऑफ मैंडिबल हो जाएगा। इसको लोग क्या बोलते हैं, फूजी लॉ भी बोलते हैं, फूसी जॉ बोलते हैं, लूसीफर जॉ बोलते हैं, ग्लास जॉ बोलते हैं। अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे तो बहुत टूथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इंटेंस टूथ एक होता है, टूथ फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, साइनस से पस डिस्चार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं गार्लिक स्मेल, और ऑस्टियोमेलाइटिस हुआ था, इसको बोलते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ मैंडिबल। और हम लोग प्रिवेंट करना है कैसे, पीरियोडिक डेंटल स्क्रीनिंग कर करके। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टूथ में दर्द होगा, इंटेंस टूथ एक होगा, टूथ फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, साइनसिस से पस डिस्चार्ज होगा, गार्लिक स्मेल का, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा, उसके बाद ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ मैंडिबल हो जाएगा। प्रिवेंट कैसे करेंगे, पीरियोडिक डेंटल स्क्रीनिंग से। थैंक यू एवरीवन।